नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हम कोरोना बीमारी से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक लेकर आते हैं। देश और विदेश से जाने माने एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। आपके सवालों के जवाब भी देंगे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले रुक कर रहे हैं आज की टॉप स्टोरी का। जब कोरोना महामारी 2020 में अपने चरम पर थी तो केरल वो राज्य था जिसने कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई थी। देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी केरल की तारीफ हुई थी। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। देश में जब कोरोना महामारी लगातार घट रही है तब केरल वो राज्य है जहां मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत के टॉप 20 जिलों में से 11 जिले जो हैं वो सिर्फ केरल के हैं। इसमें एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम, कोट्टायम, एलेपी जैसे जिले जो हैं वो शामिल हैं। सबसे ज्यादा मौतें त्रिवेंद्रम में हुई हैं। छोटा सा उदाहरण अगर आपको दें तो दिल्ली की आबादी से केरल की आबादी 3 गुना ज्यादा है। लेकिन दिल्ली में 80,000 टेस्ट किए जा रहे हैं तो केरल में सिर्फ 60,000, जबकि उल्टा होना चाहिए। केरल में डबल से ज्यादा टेस्ट यहां पर होने चाहिए दिल्ली के मुकाबले। क्या वजह है, क्या सबक लेने की जरूरत है, ये समझना बेहद जरूरी है। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी हैदराबाद के, और डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश मिश्रा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम जानते हैं केरल ने शुरुआत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छे से जो नियम कानून थे उनका पालन किया था कोरोना के खिलाफ। लेकिन अब आप सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज्यादा है? नहीं, आपने सही कहा कि केरल ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल रखा था हमारे सामने कि कैसे एक सबके सहयोग से इस बीमारी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। और अभी बढ़ने के जो रिलेटिवली और जगहों की कंपैरिजन में केरल में केस बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे जो खतरे वाला कारण है, जो कि शायद नहीं है यहाँ पे, कि नया स्ट्रेन तो नहीं आ गया इसकी वजह से ज्यादा बढ़ा, जैसे यूके वेरिएंट की वजह से। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेन जो सीक्वेंसिंग की इंफॉर्मेशन आई है उससे सिर्फ ट्रेवलर्स में 7-8 लोगों में मिला है। तो ये जो बढ़ रहा है केस, ये हमारा पुराना जो वेरिएंट है वही उसी से बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये, इस बढ़ने के कारण भी हो सकते हैं कि टेस्ट अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा मिलेगा, और वो एक अच्छी चीज है। केस का बढ़ना उतनी बड़ी बात नहीं है अगर हम उसको समझें कि कैसे बढ़ रहा है और हम उसको कंट्रोल कर पाएं। तो मेरे ख्याल से तो इस सब को मिला के जो मेन कारण ये है कि एक तरह की जो कोरोना फटीग सी सेट हो रही है कई जगहों पे। लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, हो जाएगा, अपना काम करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये जो थोड़ी लापरवाही है उसकी वजह से, इसी की वजह से हमको पहले भी समस्याएं हुई और इसी वजह से अभी भी हो सकती है कि 1-2 जगह इवेंट बढ़ जाएगी, कम्युनिटी स्प्रेड, और वो होगा तो उसके बाद फिर अचानक ज्यादा बढ़ने लगेंगे जी। इसलिए मेरे ख्याल से ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। जो थोड़ी सी लापरवाही हुई होगी वो फेस्टिवल की वजह से, चुनाव की वजह से, या ऐसे भी पर्सनल लेवल पे लोग थोड़ा ढिलवाई कर रहे हैं, इसकी वजह से हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई और डरने वाला कोई कारण है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की जाए तो कहा जाता है कि एक अगर पॉजिटिव केस आया है तो 4 से 5 उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जानी चाहिए। और केरल को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं की जा रही है। ये भी एक बड़ी वजह आपको लगती है? और भी कोई वजह आपको लगती है? डेफिनेटली अदिति, आपने ठीक फरमाया कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 4 से 5 होनी चाहिए, जो कि हमारे पास में जब हम केरला का आंकड़ा देखते हैं तो ये 2 से भी कम है लगभग। और दूसरी चीज टेस्टिंग जो है, जबकि हमारी लगभग 60,000 से ऊपर होनी चाहिए, ये 50,000 से कम है। और तीसरी चीज मैं देखती हूँ कि यहाँ पे ट्रैवल भी बहुत कॉमन है, तो जीनोम सिक्वेंसिंग का भी, जो कि डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि प्राइमरली अभी तक नहीं देखा गया, परंतु हर डिस्ट्रिक्ट से 100 सैंपल्स जरूर जो है देखे जाने चाहिए, जो कि हमारी प्रोटोकॉल में भी है, ताकि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकें कि केरला में ऐसा क्या डिफरेंट है जो कि बेसिकली बाकी स्टेट से, क्योंकि 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो केरला की हैं, वो टोटल जो हमारी कंट्री की 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से देखा जाए तो 11 डिस्ट्रिक्ट केरला की हैं जिसमें से ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा हमें, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीन्स के हिसाब से, कोई जेनेटिक मेकअप तो कोई फर्क नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। जहां तक कि हम आईसीयू एडमिशंस और वेंटिलेटर्स की बात भी करते हैं, हमारा यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट हालांकि कम है, परंतु हमारे 15% लोग वेंटिलेशन पे भी हैं और 49% आईसीयू ऑक्यूपेंसी है। तो ये एक जो है हमारे लिए
एक जो मुद्दा है ये ध्यान करने वाला है कि किस तरह से हम इस पे जल्दी से जल्दी इजाद पा सकते हैं। तो हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और पर्टिकुलरली जीनोम सीक्वेंसिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर राकेश ये भी समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ध्यान रखने की भी ज़रूरत है क्योंकि अलग अलग राज्यों में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, कई जगहों पर हम देख रहे हैं मामले कम हुए हैं, लेकिन शायद ये इसलिए भी समझना ज़रूरी है ताकि लोगों को भी ये समझ में आए, दर्शकों को भी ये समझ में आए कि जहाँ थोड़ी थोड़ी भी लापरवाही हो रही है वहाँ मामले किस तरह से बिगड़ भी सकते हैं। और शायद अभी भी ये कहना गलत नहीं होगा कि खतरा अभी टला नहीं है कोरोना का। नहीं, खतरा बिल्कुल टला नहीं है और पासा कभी भी पलट सकता है। अभी हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इसके बावजूद आप सोचिए, देखिए कि बड़े बड़े जो इकोनॉमिकली बेटर इकोनॉमीज हैं, ऐसे देश हैं जो कि कितनी बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। हमने बहुत अच्छा इसको मैनेज किया अभी तक। तो सावधानी रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि वही सबसे बड़ी वैक्सीन है आज हमारे पास। हमें एक और कारण ध्यान में रखना चाहिए, जैसे दिल्ली है या हैदराबाद है या बॉम्बे है, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे सिचुएशन पहले वैसी थी कि ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए थे। अभी जो सीरो पॉजिटिविटी डेटा आया है दिल्ली से, उसे ये लगता है कि 50% से ज्यादा लोग सीरो पॉजिटिव हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि थोड़ी बहुत लापरवाही का उतना बड़ा प्रभाव नहीं दिखेगा बड़े शहरों में जहाँ की सीरो पॉजिटिव बढ़ रही है और हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ करीब पहुंच रहे हैं, जबकि ऐसी जगहों पे जहां पे कि इन्फेक्शन को अच्छी तरह से रोका गया था और अब अगर वो लोग थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो चूंकि वहां पे सीरो पॉजिटिविटी कम है तो इन्फेक्शन तेजी से बढ़ेगा। ये भी एक कारण हो सकता है कि केरला में पहले इन लोगों ने अच्छा मैनेज किया था, इसलिए सीरो पॉजिटिविटी कम है क्योंकि इन्फेक्शन नहीं हुए लोगों को, और अब वो लोग अगर लापरवाही करेंगे तो वो लोग ससेप्टेबल हैं। जबकि हैदराबाद, दिल्ली ऐसी जगहों पर ऐसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सीरो पॉजिटिविटी काफी ज्यादा हो चुकी है बहुत सारे लोग, तो इसलिए थोड़ी जो उसी तरह की लापरवाही अगर यहाँ होगी तो उसका कम प्रभाव होगा, और जहाँ पे सीरो पॉजिटिविटी कम है वहाँ पे इसका ज्यादा प्रभाव होगा। कुल मिला के चाहे पहले से हुआ हो इन्फेक्शन या ना हुआ हो, सीरो पॉजिटिविटी हो या ना हो, लेकिन जो हमको एहतियात बरतने की जरूरत है वो मास्क वाली और हाथ धोने वाली और फिजिकल डिस्टेंसिंग वाली, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सीरो पॉजिटिविटी अभी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है, वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर हम बहुत दिनों तक वायरस के साथ इसी तरह से लापरवाही करते रहे तो वो जरूर एक ऐसा वेरिएंट लेके आएगा जो कि सबको इग्नोर करके और हमको और परेशान करेगा। इसलिए बिल्कुल, और शायद हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो यूके में जो नया स्ट्रेन आया उसने किस तरह से वहां पर तबाही मचाई है। मौतों का आंकड़ा जो है 1 लाख के पार तक वहां पर पहुंच गया। डॉक्टर सुनीला, आपसे मैं एक अलग सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ। 20 लाख लोगों को अब तक हमारे देश में 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है। आपका अपना अनुभव कैसा रहा? आप भी वैक्सीन लगवा चुकी हैं, उस बारे में भी बताएं ताकि थोड़ी इसको लेकर भी जागरूकता जो है वो बने। डेफिनेटली मैं कहूंगी कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था, और पहली बार मैं कहूंगी कि क्योंकि मैंने ये सरकारी सेटअप में वैक्सीन लगाया था और मैं सरकारी सेटअप के लिए काम करती हूँ, तो ये प्रोटोकॉल्स बहुत ही अच्छी तरह से निर्धारित की गई हैं सरकार के द्वारा। पहले आपको SMS आता है, उसके बाद में आप वैक्सीन के लिए जाते हैं जहाँ पे आपकी जांच होती है। इवन आपकी कोविन ऐप पे भी आपकी आइडेंटिटी जो है वो ली जाती है, उसके बाद आपको वैक्सीन दिया जाता है और आधे घंटे के लिए आपको देखा जाता है करके। कोई साइड इफेक्ट आपने पाया अपने में? कोई साइड इफेक्ट? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। थोड़ा पेन जो है वो थोड़ा सा वाजिब है होना भी, क्योंकि एक आप एंटीजन जब इंजेक्ट करते हैं तो नेसेसरी है कि थोड़ा सा पेन वगैरह तो रहेगा, थोड़ी वीकनेस रहेगी, परंतु जितना आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं ये बहुत जरूरी है। और ये मैं केरला के लिए भी कहना चाहूंगी जहाँ की डिफरेंट एसोसिएशंस वो तैयार नहीं है वैक्सीन के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को प्रमोट करें, पर्टिकुलरली स्टेट में जहाँ पे ये ना सोचा जाए कि बीमारी की वजह से हर्ड इम्यूनिटी होगी। कभी भी हर्ड इम्यूनिटी बीमारी की वजह से नहीं होती, जो कि यूके में भी उन्होंने ऐसा सोचा और बोरिस जॉनसन के भी ये कमेंट्स थे करके। तो ये हमें एज एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड एज पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ये सोचना पड़ेगा, हमेशा हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के द्वारा आएगी। तो मैं अपने अनुभव से भी जरूर कहना चाहूंगी, और मेरे हिसाब से जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आए ताकि लोगों को उत्साहित करें। और ये हम 100 के आंकड़े प्रति सेंटर तक ना रह के उसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे
तो हमारा ये कवरेज भी बहुत जल्दी होगा, ताकि हम आगे फ्रंटलाइन वर्कर्स और नॉर्मल पॉपुलेशन तक जा सकेंगे। जी, और पहले के मुकाबले अब थोड़ी बेहतरी हुई है, नंबर्स भी थोड़े बड़े और वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर अब लोगों में थोड़ा डर जो है वो भी कम हो रहा है, लेकिन अभी और भी जागरूक करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश मिश्रा, डॉक्टर सुनील अगर का आप दोनों हमसे जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जानिए अपने भेजे सवालों के जवाब। अगर आप कोरोना बीमारी से जुड़ा या वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करने के लिए एक नंबर हम दिखा रहे हैं 9560931110 9560931110। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवाल को हम चलाकर अपने एक्सपर्ट से उसका जवाब लें। तो अब वक्त हो गया है आपके सवालों का और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, डायरेक्टर हैं CCMB हैदराबाद से। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल नोएडा से पूछेंगी इला। हेलो, मेरा नाम है इला और मैं नोएडा से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम सब जानते हैं अभी 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होना है, तो ये प्रक्रिया कब तक चलेगी और जनरल पब्लिक के लिए वैक्सीनेशन कब से अवेलेबल रहेगा और उसका क्या प्रोसेस होगा? थैंक यू। तो अभी जो 3 करोड़ लोगों का है वो स्टार्ट हुआ, इसमें 1 करोड़ तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद 2 करोड़ लोग जो हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस या और जो कोरोना के लिए या और भी सरकारी कामों के लिए लगे रहते हैं। उसके बाद जो 27 करोड़ लोग हैं उनका नंबर आएगा, वो हैं 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोग, या अगर 50 साल से कम है उनको कोई कोमार्बिडिटी है जिससे कि कोरोना से उनको ज्यादा खतरा है, तो उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से जो शुरू के 3 करोड़ लोग हैं उनका अभी तक देखिए आप 10-12 दिन में करीब 20 लाख हुए हैं, तो अब अगर आप जोड़िए तो कई हफ्ते लगेंगे और 2-3 महीने लगेगा इसको खत्म होने में, ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि इसको और एक्सपेडाइट किया जाए और एक सेंटर से जो 100 हो रहे हैं उनको 150-200 किया जाए, इसको बढ़ाना जरूरी होगा। तो धीरे धीरे ये बहुत बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, तो अभी ये स्पीड ले रहा है धीरे धीरे जी। और मेरे ख्याल से 50 साल से ज्यादा लोगों का नंबर आएगा, कम से कम 2-3 महीना तो लगेगा उसमें। मान के चलते हैं अप्रैल मई तक आम लोगों की बारी आ जाएगी। अगला सवाल गुरुग्राम से अकुल पूछेंगे। नमस्कार, मैं अकुल मंगल गुड़गांव हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरा यह सवाल था कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो हमें हमेशा के लिए असर करेगी या फिर हमें दोबारा लगानी पड़ेगी? तो आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और एक तो ये है कि आपको 2 डोज लेना पड़ेगा वैक्सीन का। ये सारे जो वैक्सीन अभी स्वीकार की गई हैं उपयोग के लिए, तब 2 डोज वाली वैक्सीन है। एक आप देंगे 20 दिन के करीब 1 महीने के बाद आपको फिर से वही वैक्सीन लेना होगा और उसके करीब 15 दिन के बाद आपको प्रोटेक्शन पूरी तरह से मिलेगा, जैसे कि इन वैक्सीन के टेस्टिंग से पता चला है। लेकिन अभी ये पता नहीं किसी को भी कि कोई भी वैक्सीन, सिर्फ हिंदुस्तान की ही 2 वैक्सीन नहीं, कोई भी वैक्सीन दुनिया की कब तक प्रोटेक्शन देगी, कि 6 महीने के लिए देगी कि 1 साल के लिए देगी कि 5 साल के लिए देगी, इस चीज का अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि ये पता करने के लिए हमको उतने वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम समय को तो एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तक के रिजल्ट ऐसे हैं कि काफी चीज एफिकेसी, मतलब जब लगाते हैं लोगों को तो 70-80%, 90% लोगों को प्रोटेक्शन मिला, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है वैक्सीन का। लेकिन ये कब तक हमें प्रोटेक्ट करेगी, इसकी जानकारी हमको उतने समय के बाद ही पता चलेगी। बिल्कुल, और आने वाले वक्त में धीरे धीरे जब जांच होती जाएंगी और मामले सामने आते जाएंगे तो तस्वीर और साफ होती जाएगी कि ये वैक्सीन जो है कितने वक्त तक असर करेगी और क्या अगला वैक्सीन लगवाने की जरूरत है या नहीं। डॉक्टर राकेश मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है तब तक आपको अपना ख्याल रखना है। लंबा वक्त जो है वो गुजर गया और अब मामले काफी बेहतर हो गए, देश में मामले घट भी रहे, तो मास्क जरूर लगाते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।